हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग फिर से स्टार्टिंग से जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे। सारे चैप्टर्स को हम छोटे छोटे वीडियो के हिस्सों में जानने का प्रयास करेंगे फिर से, जिससे ये हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है पौधों में प्रजनन, मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए इसे जानते हैं। मनुष्यों एवं पशुओं की भांति पौधों में भी प्रजनन प्रक्रिया होती है। प्रजनन प्रक्रिया पौधों को नए पौधे के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है। पौधों में प्रजनन प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, वो भी कैसे? एक होती है प्राकृतिक प्रजनन और एक होता है कृत्रिम प्रजनन। अब इनको हम शॉर्ट तरीके से, यानी शॉर्ट भाषा में या फिर इजी जो भाषा होती है, आम भाषा में हम इसे कह सकते हैं प्राकृतिक प्रजनन जो होता है वह पौधों में अपने आप होता है। यानी वो जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो अपने से ज़मीन में से उग जाते हैं बीज की सहायता से, पौधे के बीज की सहायता से, वो होते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक प्रजनन। और जो मनुष्य द्वारा बोए जाते हैं उसके बाद वो पौधे जो हैं बढ़ना शुरू होते हैं, फिर वो वृक्ष बनते हैं या फिर फसल होती है, तो वो होते हैं कृत्रिम प्रजनन। तो आम भाषा में हम इसे ऐसे ही कहेंगे। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं इसे प्राकृतिक प्रजनन के बारे में। नेचुरल रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। जैसे जो पौधों का प्रजनन है वो भी दो भाग में है, तो जो सबसे पहला है प्राकृतिक प्रजनन, उसके भी दो भाग हैं। पहला है बीजों द्वारा प्रजनन और दूसरा है कायिक प्रजनन। तो बीजों द्वारा प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी बीजों से होने वाला प्रजनन। पौधों के प्रजनन का मुख्य स्रोत बीज है। आपको पता ही है, किसी भी पेड़ पौधे का बीज जब जमीन में बोया जाता है या फिर लगाया जाता है तब उसमें से जो है पौधा उगता है अंकुरित होकर के। सभी बीजों में भ्रूण विद्यमान रहता है। बीज अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। ठीक है। अब है बीज के भाग, पार्ट्स ऑफ ए सीड, यानी बीज के भाग। एक बीज को 10-12 घंटे तक पानी में भिगोइए, उसके बाद पानी से निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि बीज थोड़ा सा फूल जाता है। आप उसके ऊपर एक बाहरी छिलका देखेंगे जिसे बीजावरण कहते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कोई बीज अगर आप बोते हैं या फिर उसे भिगोते हैं, उससे पहले वो कठोर होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। जब उसे कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद जब उसे आप निकालते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर छिलकानुमा बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजावरण, जो बीज को ऊपर से संभाल कर रखता है। आप इसके ऊपरी छिलके को उतार दीजिए, आपको बीज पत्र दिखाई देंगे। कुछ बीजों जैसे चना, मटर, सेम आदि में 2 बीज पात्र होते हैं तथा कुछ बीजों जैसे गेहूं, मक्का, चावल आदि में एक ही बीज पत्र होते हैं। आपको पता है बीज भी कई ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें अंकुरित होने वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें से पौधे निकलते हैं, वो किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। 2 किस्में होते हैं ज़्यादातर। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया गया है चना, मटर, सेम, इनमें से क्या होते हैं? इसमें 2 पात्र होते हैं बीज के। और जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ये सब हुए, इनमें एक ही पत्र होते हैं जहाँ से बीज अंकुरित होकर के बड़ा होता है। बीज पत्र को ध्यान से देखिए, आपको उसमें छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। उचित परिस्थितियाँ मिलने पर यह भ्रूण विकसित होकर पौधों का रूप धारण कर लेता है। यानी जब वह अंकुरित होना शुरू होता है
छोटे से पौधे से लेकर जब वो बढ़ना शुरू होता है तो अपनी सिचुएशन जो उस पर जो सूर्य की रोशनी की जो उसमें उपयोगिता होती है वो पाकर, और जो पानी उसे चाहिए होता है उसे अपने सिचुएशन के हिसाब से पाकर वो अपने आप को बढ़ाता है या फिर फैलता है। अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। सभी बीजों के अंकुरण के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश तथा जल की आवश्यकता होती है। आपको पता है जीवन के लिए सबसे उपयोगी कौन सी चीजें हैं? वायु, सूर्य का प्रकाश तथा जल की आवश्यकता हमें है, जो बीजों को भी होती है। इसमें वायु का क्या उपयोग है? दो गमलों में चने के बीज बोइए। आपको जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप उसे करके देख सकते हैं इनके बीच क्या अंतर है, क्या होता है। 2 गमलों में चने के बीज बोइए। जैसे यहाँ पर 2 गमले दिए गए हैं, आपको कहा जा रहा है दोनों गमलों में चने के बीज आपको बोने हैं जो अंकुरित होते हैं। एक गमले को बाहर खुले में रखिए तथा दूसरे गमले को कांच के जार में ढक दीजिए। यानी जो 2 गमले हैं जिसमें दोनों में चने बोए हुए हैं, उसमें से एक गमले को आपको क्या करना है? बाहर धूप में रख देना है, और एक गमले को ऐसे शीशी के जार से ढक देना है, जिससे उसके अंदर की जो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर का जो बदलता हुआ भाव होता है वो आप देख सकें। आप देखेंगे कि खुले में रखे हुए गमले का बीज अंकुरित हो रहा है, जबकि जार से ढके हुए गमले का बीज अंकुरित नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है कि जो बाहर रखा हुआ है, जिससे वायु, सूर्य की रोशनी और जल समय से मिल रहा है, वो कितने तेजी से अंकुरित होकर के बढ़ रहा है, और जो शीशे के जार में रखा हुआ है वो अभी भी उतना अंकुरित यानी फैल नहीं पाया है, बढ़ नहीं पाया है। जिस बीज को आवश्यकता अनुसार वायु प्राप्त हुई वह बीज अंकुरित हो गया, तथा जिस वस्तु को वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई वह बीज अंकुरित नहीं हो पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु बीजों के अंकुरण के लिए अनिवार्य है। जो हवा है वो भी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनके बढ़ने के लिए, उनके अंकुरित होने के लिए तथा उनकी वृद्धि के लिए। अब जानते हैं सूर्य का प्रकाश। इसमें आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए बताया गया है, जिसमें आपको क्या करना है? 2 गमलों में सेम के बीज बोइए। सेम के बीज आपको पता ही होंगे। एक गमले को बाहर खुले में रखिए तथा दूसरे गमलों को ऐसे स्थान पर रखिए जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके। आप देखेंगे कि गमले का बीज अंकुरित हो रहा है जो खुले में रखा हुआ है, जबकि जिस बीज को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया वह अंकुरित नहीं हो पाता है। अतः बीज के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यानी आप अगर किसी पौधे को बढ़ाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो उसे भी सूर्य की रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे के अंकुरण के लिए भी यानी पौधे की वृद्धि के लिए भी सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं जल के बारे में। इसमें भी आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए बताया गया है। अभी पहले हमने जाना वायु की उपयोगिता, अब यहाँ पर हमने देखा है सूर्य के प्रकाश की उपयोगिता। अब हम यहाँ पर कौन सा क्रियाकलाप देखने जा रहे हैं, वो किससे संबंधित है? वो है जल से। 2 गमलों में अलग अलग बीज बोइए। एक गमले में चने का बीज तथा दूसरे में सेम का बीज बोइए। चने के बीज वाले गमले में पानी डालिए तथा सेम के बीज वाले गमले में पानी मत डालिए। आप देखेंगे कि चने का बीज अंकुरित हो रहा है तथा सेम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया आपने 2 गमले लिए, एक में आपको चने का बीज बोना है, एक में आपको सेम का बीज बोना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो चने के बीज वाला गमला है उसमें आपको समय समय से पानी देते रहना है, और जो सेम का बीज है उसमें आपको पानी नहीं देना है। तो जब एक पौधा बढ़ जाएगा तो आप अंतर देख सकते हैं कि जिस गमले को आप पानी दे रहे हैं उसमें का पौधा अंकुरित होकर के बढ़ गया है, और जिसमें आपने पानी नहीं दिया है वो बीज भी शायद मर जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, वो अंकुरित नहीं हो पाता है बिना जल के। तो बच्चों, आपने इन तीनों चीज़ों की उपयोगिता समझ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी के बिना बीज अंकुरित नहीं होते हैं। अब जानते हैं बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बीजों का प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। पहला है वायु द्वारा, बाय एयर। वायु कुछ छोटे तथा हल्के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उड़ाकर ले जाती है। कपास, औक आदि के बीजों को वायु उड़ाकर ले जाती है और दूसरे स्थानों पर पहुंचा देती है। तो बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी बीजों का प्रकीर्णन, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ पर वो बीज बोए ही ना गए हों वहाँ पर वो कैसे उग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, इसमें वायु द्वारा वो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज उनके फलों में ही, उनके डालियों में ही लगे होते हैं, तो जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा वो बीज अपने, क्योंकि बीज बहुत हल्के होते हैं, वो हवा के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाकर गिर जाते हैं और फिर उन्हें सूर्य का प्रकाश, वायु तथा जल मिलने पर वो वहाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं जल द्वारा, बाय वाटर। जल या जल के आसपास उगने वाले पौधों के बीज बहते दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। बीज जो है बहते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। नारियल के वृक्ष तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कभी कभी नारियल समुद्र के जल में गिर जाता है। समुद्र का जल नारियल को दूर किसी स्थान पर पहुंचा देता है। जल में लगातार रहने के कारण इसका बाहरी आवरण गलने लगता है। कुछ समय पश्चात उसमें से बीज बाहर निकल आता है और वह बीज एक नए वृक्ष को जन्म दे देता है। अब जैसे पानी हुआ, पानी के किनारे जो भी मतलब वृक्ष पौधे हैं और उनके फल या बीज जो है पानी में गिर गए, तो वो पानी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर चले जाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो नारियल का हिस्सा है, नारियल के फल का जो बहुत कठोर होता है, वो कई दिनों तक पानी में रहने के बाद ऊपर का आवरण इसका गल जाता है और इसके अंदर से एक नया पौधा जन्म लेने लगता है, जिसे आप किसी मजबूत जगह पर अगर इसे बो देते हैं तो यहाँ से नारियल का पेड़ जो है उगने लगता है। अब हम जानेंगे जंतुओं द्वारा, बाय एनिमल्स। कुछ पौधों के फलों को मनुष्य व अन्य जंतु खाते हैं तथा उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। इस प्रकार बीज एक से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। यानी जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो मनुष्य होते हैं, आपको पता ही है सभी लोगों को फल खाना बहुत पसंद है। तो जब फल खाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसे लोग नहीं खाते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो उन्हें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जो उनके बीज होते हैं वो सूर्य का प्रकाश, वायु तथा जल पाकर वहीं पर सड़ के गलने लगते हैं और गलने के बाद उनमें से बीज जो है बाहर अंकुरित होकर निकलने लगता है। इस प्रकार से वहाँ भी पौधे जन्म ले लेते हैं। कभी कभी कुछ फलों के छोटे बीज प्राणियों द्वारा गूदे के साथ निगल लिए जाते हैं। ये बीज मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ पौधों के छोटे छोटे फलों जैसे गोखरू, धतूरा, ओकरा आदि में कांटे होते हैं। ये जंतुओं के बालों में चिपक कर उनके साथ दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। बाद में इन फलों के बीजों में उस स्थान पर नए पौधे उग जाते हैं। कुछ वृक्षों के फल चटकने पर उनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। सेब, उड़द, मटर, गुलमेहंदी आदि की फली सूखकर अचानक चटक जाती है और बीज चारों ओर बिखर जाते हैं। पक्षियों द्वारा भी बीजों का बिखराव होता है। पक्षी अनाज को अपनी चोंच में दबाकर दूर दूर तक ले जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। अब जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ फसलें भी ऐसी होती हैं जो एक आवरण में जो है उनकी फलियों को ली हुई होती हैं और जब उन्हें धूप मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो सूखने लगती हैं और जो ऊपर का आवरण होता है वो सख्त हो जाता है और कुछ समय बाद वो चटकने लगता है, यानी अचानक से ऐसे खुल जाता है, यानी वो बंद आवरण होता है जिसमें उसके अंदर उसके फल होते हैं। फिर जो ऊपर का आवरण होता है जब उसे धूप मिलती है तो वो इस तरह से अचानक से ऐसे चटक जाता है जिससे उसके अंदर की फलियां ऐसे उड़ जाती हैं और बहुत दूर दूर तक जाकर गिर जाती हैं। तो इसके द्वारा भी पौधों का जो बीजों का है प्रकीर्णन होता है। और
कुछ पक्षी भी इसमें उनका योगदान होता है, जो अपने चोंच में या फिर अपने हाथों पंजों के मार से जो है बीजों को यहाँ वहाँ दूर तक फैलाने में सहायक हो जाते हैं। अब जानेंगे कायिक प्रजनन के बारे में, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना या पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन निम्नलिखित प्रकार से होता है, यानी जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना या पत्तियों के द्वारा होता है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो जड़ लगाने पर, पत्तियां लगाने पर या उसकी डालियां लगाने पर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कायिक प्रजनन कहते हैं, जो सिर्फ उसकी डालियों से उसकी जड़ें लगाकर या फिर उसके पत्ते लगा करके बढ़ने लगते हैं या फिर बढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला है जड़ों द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। कुछ पौधे जड़ों द्वारा उगते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम आदि। इस प्रकार के पौधों की जड़ें भूमि के अंदर होती है। ये जड़ें भोजन इकट्ठा करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं, जो मनुष्य द्वारा खाई जाती हैं। यदि इन जड़ों को भूमि में दबा दिया जाए तो ये जड़ें कुछ समय बाद नए पौधे में बदल जाती है। इस प्रकार एक नए पौधे का जन्म होता है। आपने देखा होगा मूली, शलजम, गाजर जो है जब जमीन से बाहर निकाले जाते हैं तो इनके नीचे के हिस्सों में भी जड़ें होती हैं, लंबी लंबी जड़ें होती हैं। तो अगर उन जड़ों को उन जमीन में ही गाड़ दिया जाए तो वो फिर से अपना भोजन बना करके, भोजन इकट्ठा करके फिर से मोटी और मांसल हो जाएंगी और इस तरीके के रूप में फिर से वो जमीन से बाहर आने लगेंगी, यानी फिर से एक नया पौधा जन्म लेगा। अब जानते हैं तनों द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। कुछ पौधे भूमिगत तनों द्वारा उगते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज आदि के पौधों का तना भूमिगत होता है। इसमें भोजन एकत्रित रहता है। आलू व अदरक में कलियां होती हैं जो देखने में आँख जैसी लगती है। जब यह कलियां जमीन में दबा दी जाती हैं तो इन कलियों में से एक नए पौधे उगते हैं। गन्ने में भी प्रजनन तने द्वारा होता है, यानी हमें बताया जा रहा है जो आलू हैं और जो अदरक या फिर गन्ना हुआ या फिर प्याज हुआ, ये किनके द्वारा प्रजनन होता है? इनका तनों द्वारा। इनकी कलियां जमीन में दबा दी जाती हैं तो इन कलियों में से नए पौधे उगने लगते हैं, यानी इनके ऊपर एक मांसनुमा ऐसा आवरण बनने लगता है, जिसे अगर आप जमीन में लगा देंगे तो उन आवरण में से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। आपने आलू को तो देखा ही होगा, नॉर्मली सब लोग अपने आलू को बोते हुए देखते ही हैं, तो जो बोया जाता है वो आलू, उसके ऊपर मांसनुमा एक पीला या फिर कह सकते हैं हरा आवरण बना होता है, छोटा छोटा, और फिर उसे ज़मीन में गाड़ने पर उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कलियां जो यहाँ वहाँ तने होते हैं, पेड़ पौधे उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। भूमिगत तनों द्वारा बाय अंडरग्राउंड स्टेम। भूमि पर रेंगने वाले दुर्बल तनों से शाखाएं निकलकर भूमि में प्रवेश करके नया पौधा बनाती है, जैसे पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि। भूमिगत तनों में कलियां पाई जाती हैं। इन्हें मिट्टी में दबाने से कई नन्हे पौधे उगाते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज आदि। आलू, अदरक, केला, हल्दी आदि भूमिगत तने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे पौधे हैं, जिसमें आपको ये पता होगा ये है आलू, ये है अदरक, ये है केला और ये है हल्दी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनके पौधे कितने सारे एक ही स्थान पर उगे हुए हैं। अदरक तथा आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें कलिकाएं या आंखें कहते हैं। इनके तनों को जब भूमि के भीतर दबा दिया जाता है तो उचित अवस्थाओं में इन्हीं कलियों में से नए पौधे का जन्म होता है। यानी अगर आप ऐसा अदरक आपके पास है जिसमें बहुत सारी कलियां उगाई हैं, अगर आप उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उन्हीं एक ही अदरक में से, उन्हीं कलियों में से कई सारे पौधे निकल कर आते हैं।
कुछ पौधे जैसे प्याज, लहसुन, केसर आदि में भोजन शल्क पत्रों में एकत्रित रहता है। इससे बने शल्क कंद के अंदर अनेक कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं से ही अनुकूल परिस्थितियों में पौधे का जन्म होता है। अब हम जानेंगे पत्तियों द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियों पर उपस्थित कलियों से नए पौधे उग जाते हैं। अजूबा, ब्रायोजाइलम और बिगोनिया की पत्तियों पर कलियां होती हैं। इन कलियों को जब गीली मिट्टी में दबाया जाता है तो इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ अदरक में बताया गया है कलियां होती हैं ना, तो ऐसे कुछ पत्ते भी होते हैं जिन पर यही मोटी मोटी कलियां उगी हुई होती हैं और इन पत्तों को जब आप गीली मिट्टी में गाड़ते हैं तो कुछ समय बाद उन कलियों में से नए पौधे का निर्माण होने लगता है। अब हम जानेंगे कृत्रिम प्रजनन के बारे में, मीन्स आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। माली बहुत सी विधियों द्वारा नए पौधे को उगाते हैं। जैसे कृत्रिम प्रजनन की विधियां निम्नलिखित हैं। कलम द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम कटिंग। कुछ पौधे का जन्म कलम द्वारा होता है। पौधे के तने के टुकड़ों को कलम कहते हैं, यानी पौधे के तने को टुकड़ों को, जो तने होते हैं उसे कहीं से भी उखाड़ करके आप लगा सकते हैं, उसे कलम कहते हैं। यदि कलम को पौधे से काटकर भूमि में लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद कलम से नई शाखाएं निकलती हैं और एक नया पौधा उगता है। प्रत्येक कलम में कम से कम एक कली अवश्य होनी चाहिए, यानी जो कलम तोड़ा जा रहा है, जो तना तोड़ा जा रहा है, उसमें कम से कम एक कली होनी आवश्यक होनी चाहिए। कलम को कली सहित ही दबाना चाहिए। अतः बीज से उगाए गए पौधे की अपेक्षा कलम द्वारा उगाया गया पौधा फूल जल्दी देना शुरू कर देता है। गुलाब, अंगूर आदि पौधे को इसी विधि से उगाया जाता है। अगर आप गुलाब के पौधे में से तना तोड़ करके गीली मिट्टी में लगाते हैं कलियों सहित, तो आप देखेंगे कि उस तने में बीज के अंकुरित होने से जल्दी, यानी उससे ज़्यादा तेजी से तने में से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब हम जानेंगे जो है आखिरी पॉइंट, वो है रोपण द्वारा प्रजनन, मीन्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांटेशन। कुछ पौधे जैसे चमेली, रसभरी आदि की शाखा को भूमि की तरफ झुकाकर दबा दिया जाता है। इस दबाए गए भाग में एक कली अवश्य होनी चाहिए। इस दबाए गए भाग में एक कली अवश्य होनी चाहिए। इससे कुछ दिनों में नया पौधा निकल आता है। जब कलम को किसी अन्य पौधे के तने पर लगाया जाता है तो इसे रोपण कहते हैं। रोपण विधि में मीठे आम के वृक्ष की शाखा को खट्टे आम के तने में लगाने पर वह भी मीठे आम देता है। अब हम जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जो हमने इस पाठ में पढ़ा है, जाना है। पहला है, पौधे में प्रजनन दो प्रकार से होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रजनन और दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। आप लोग याद रखिएगा, पौधे में प्रजनन दो प्रकार से होता है। पहला है प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। दूसरा पॉइंट है, बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जब बीज जो बोया जाता है, जब वो अंकुरित होता है, तभी उसमें से पौधे जन्म लेते हैं। कुछ पौधे जैसे गाजर, मूली आदि जड़ों द्वारा उगते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में एकदम नीचे तक होती हैं। बीजों को अंकुरित होने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, वायु की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु की उचित आवश्यकता उन्हें होती है। और आखिरी है, पौधे के तनों के टुकड़ों को कलम कहते हैं। जो पौधे तनों द्वारा तोड़ करके लगाए जाते हैं तो उन तनों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कलम कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। आप लोग इस वीडियो में अगर कुछ बिंदुएं समझ ना आई हो तो आप उस वीडियो को फिर से प्ले करके देखें और उन्हें ज़रूर समझें। ठीक है बच्चों।